हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के ऊपर होने वाला है। इसके पहले वीडियो में हमने स्वर संधि को पूरे विस्तार से ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से कैसे एग्जाम हॉल में आप देखते ही पहचान जाए कि यही व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि का कौन सा टाइप है, कैसे पहचानेंगे विसर्ग संधि है। मतलब कंफ्यूजन ही होता है संधियों में। लगभग आपको जब संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जाता है तो हम सही तरीके से कर नहीं पाते। तो आप आज वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल ट्रिकी वे में नियम के माध्यम से एकदम आसानी से व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को आप पहचान पाएंगे। और जो हमने स्वर संधि वाला वीडियो देखा है उसके बाद संधि से आप का जो भी डाउट है या जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जरूर बनेंगे। कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि, क्या समझते हैं आप व्यंजन संधि से? तो जैसे हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा वैसे व्यंजन संधि की भी एक परिभाषा होगी, है ना। तो देखिए क्या परिभाषा है व्यंजन संधि की, किसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो संधि में तो आपको पता है कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं, है ना, दो वर्ण आपस में मिलते हैं। व्यंजन संधि कब कहेंगे उसे? तो देखिए जो मिलने वाले वर्ण हैं उसमें पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। जो पहला वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए। फिर जो दूसरा जो वर्ण है जो उसमें मिलता है वो चाहे तो स्वर हो सकता है या व्यंजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो व्यंजन संधि में जो मिलने वाले पहले वर्ण है वो तो व्यंजन होगा, सेकंड वाला कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे मेल को हम व्यंजन संधि कहेंगे। क्या बोला मैंने? देखिए एग्जाम्पल से देखिए, वाग धन इस बन गया वागीश, है ना। आगे मैं बताऊंगी कैसे वागिस बन गया, है ना। तो वाग धन इसमें आप देखेंगे जो पहला वर्ण है क, ये व्यंजन है और जो दूसरा वर्ण है ई वो स्वर है ना। तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर का मिलन हो रहा है। पहला वर्ण व्यंजन है ना, और दूसरा स्वर है। तो इसमें जो संधि हमको देखने को मिलती है वो व्यंजन संधि है। वैसे ही नीचे एग्जाम्पल देखिए, उत धन लास, इसमें त जो है व्यंजन है और दूसरा जो आप देख रहे हैं ला, ये भी व्यंजन है ना। मतलब व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए उससे फर्क नहीं पड़ता, पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए, दूसरा स्वर या व्यंजन होगा। तो ऐसे मेल को हम कहेंगे व्यंजन संधि। चलिए एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करता है, कैसे आप पहचानेंगे व्यंजन संधि को, क्या ट्रिक हो सकता है इसका, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। जब आपसे संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जाए तो कैसे आप सही संधि विच्छेद करें, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल से समझाया आप लोगों को वागिस। अगर आपसे इसे कह दिया जाए कि इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा पहचानिए, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करें, है ना। तो देखिए सिंपल सी चीज है जो आप पहला नियम देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी आपको ट्रिक या नियम बताऊंगी ये सभी आपको संधि विच्छेद करने में या फिर जो व्यंजन संधि है उसको पहचानने में और उसका संधि करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत जो भी कंफ्यूजन होगा सब चीज यहाँ से दूर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और अगर इससे पहले जो हिंदी का पहला लेक्चर है वर्णमाला उसे देख लीजिएगा, क्योंकि संधि करने में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संधि जो है उसी वर्णमाला के आधार पर ही होती है। जैसे कि आप पहला नियम देखेंगे इससे समझ में आएगा आपको। देखिए 1-3 का नियम, कौन सा नियम है ये? 1-3 का नियम। क्यों कह रही हूँ 1-3 का नियम? आपको याद रखने के लिए मैं ऐसा बता रही हूँ, ठीक है। ट्रिक है 1-3। क्यों? देखिए प्रत्येक वर्ग, हमने जो स्पर्श व्यंजन पढ़े थे उसमें मैंने आपको 5 वर्ग बताया हुआ था, कचट तप करके याद करवाया था। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण थे, है ना। तो कचट तप करके जो वर्ग था उसमें आप देखिए, मैं ये जो पहला नियम बता रही हूँ वो उसी से ही रिलेटेड है। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण यानी जो कचट तप है ना, जो वर्ग था उसका पहला ही वर्ण कचट तप ही था, है ना। इसके बाद किसी भी वर्ग का, जो 5 वर्ग थे उसमें से किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, ठीक है। कौन कौन सा वर्ण? तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, या फिर या र ल व, है ना। हमने अंतस्थ वगैरह देखा था, या र ल व, है ना। तो या तो क्या आना चाहिए? किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आना चाहिए, या तो या र ल व आना चाहिए, अंतस्थ आना चाहिए, है ना, या फिर स्वर आना चाहिए, ठीक है। तो जो कचट तप है यानी जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्या बोला मैंने?
मैंने बोला कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है ना। जैसे क वर्ग है उसमें भी 5 वर्ण है, क ख ग घ, ठीक है, पढ़ा था हमने अंगा तक। तो क्या होगा, जैसे क है, इसके बाद जैसे कि पहला जो भी एग्जांपल लेके चल रही हूँ क है ना, क के बाद मान लो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया या चौथा वर्ण आ गया, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आ गया, जैसे अ य र ल व आ गया है ना, या फिर कोई स्वर आ गया, तो क किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी क ख ग, तीसरा कौन सा है ग, ग में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही च जो है तीसरा वर्ण, जो उसके वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है ज, उसमें बदल जाएगा। ट जो है ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, और प में बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि वर्णमाला वाला लेक्चर आप एक बार देखिए, ताकि आपको जो ये वर्ण है, व्यंजन है, वर्ग है, वो क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखिए इसका कैसे होगा। ये देखिए अभी जस्ट मैंने आपको ये व्यंजन की परिभाषा के बाद बताया था, व्यंजन संधि की परिभाषा के बाद वागीश, है ना, वाक धन ईश वागीश। कैसे यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, तो देखिए पहला जो वर्ण है वो क्या है, क है। हमने देखा प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है उसमें कचट तक में ये क है ना। इसके बाद क्या आ जा रहा है भाई, स्वर आ जा रहा है। हमने जो नियम बताया उसके अनुसार इसमें स्वर आ गया। ठीक है, तो क जो है किस में बदल रहा है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, ग में बदल गया, दिख रहा है। वाक धन इश वागिस, यानी आपको जब वागिस का संधि विच्छेद करने को दिया जाए तो आपको ये जो ट्रिक है, ये जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सही तरीके से वाक धन इस कर पाएंगे, है ना। ठीक है, जैसे देखिए दिक धन गज, तो क जो है तीसरे में बदलेगा, इसलिए क्या हो गया दिग्गज। वाक धन दान, तो क तीसरे में बदल रहा है, इसलिए क्या हो गया वागदान। ठीक है, तो ये जो नियम है आपको याद रखना ही है। और एग्जाम्पल देखिए, अब च वाले देख लेते हैं। जैसे अच धन अंत, तो अजंत, च जो है तीसरा में बदला, च छ ज तीसरा है। ठीक है, वैसे ही प वाला देख लीजिए, अप ईंधन, तो क्या हो गया अभिंधन। ठीक है, अभिंधन। और तत् धन रूप तद्रूप। ठीक है, जगत धन आनंद जगदानंद। ठीक है, सब धन द शब्द। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो कचट तप वाला नियम बताया मैंने, 1 3 वाला जो नियम बताया वो इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रत्येक वर्ग के पहले, ठीक है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, हमने अभी देखा कचट तप, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण यानी कचट तप के बाद न या म आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, न या म आ जाता है, तो जो कचट तप है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। इसे कहते हैं 1 5 का नियम। 1 3 में जो पहला वर्ण है वो तीसरे में बदल जा रहा है, 1 5 के नियम में क्या हो रहा है, पहला जो वर्ण है वो 5वें वर्ण में बदल जा रहा है, अपने ही वर्ग के, ना कि दूसरे। ठीक है, मतलब जो क है वो अंगा में बदल जाएगा, च जो है इया में बदल जाएगा, ट जो है अणा में बदल जाएगा, और त जो है न में बदल जाएगा, और प जो है म में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 5 का नियम। क्या आना चाहिए भाई, पहले वर्ण के बाद न या म आना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, वाक धन में, तो म आ रहा है, मैंने कहा म आना चाहिए या तो ना आना चाहिए। ठीक है, तो क के बाद क्या आ गया म, इसलिए क्या हो गया ये वांग में, अपने वर्ण के 5वें वर्ण में वो बदल गया। ठीक है, अपने वर्ग के। जैसे षड धन मास, तो ट जो है उसका 5वां वर्ण क्या है भाई, अणा है ना, तो इसलिए किस में बदल गया, 5वें वर्ण में बदल गया, और क्या बन गया षण मास। ठीक है, वैसे जगत धन नाथ, तो त का जो 5वां है क्या, त थ द ध न, आपने अगर वर्णमाला पढ़ी होगी तो याद होगा आपको, है ना। तो त जो है वो किस में बदल गया, अपने पंचम वर्ण में बदल गया, न जगन्नाथ, है ना। वैसी अप धन में, तो अम में। ठीक है, क्योंकि पग वर्ग का जो पंचम वर्ण क्या है, म है। तो ये हो गया 1 5 का नियम, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब देखिए, यदि म के बाद, वहां तक तो हो गया, वो कचट तप वाली बात हो गई, है ना। अब क्या हो रहा है भाई, म के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आ जाता है, हमने 5 वर्ग में 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाता है तो म जो है जुड़ने वाले वर्ण का पंचम वर्ण या अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, या तो अनुस्वार हो जाएगा, या फिर जो जुड़ रहा है वर्ण उस वर्ग का, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे कि अहम धन कार, तो देखिए अनुस्वार बदल गया अहंकार, है ना।
किम धन चित किंचित, सम धन ग संगम, सम धन तोष संतोष, है ना। तो इस तरह से वो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो आपको ये नियम भी याद रखना है, ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम ये कहता है कि यदि म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, जैसे य र ल व, है ना, या फिर जो हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े थे स श श ह, है ना, तो इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है, ठीक है। म के बाद य र ल व आ रहा है या फिर श श श ह आ रहा है, तो किसी भी वर्ण का मेल अगर हो रहा है तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा, ठीक है। इसमें भी अनुस्वार लगेगा और ये निश्चित है लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि माँ के बाद क्या आ रहा है? य र ल व, यानी अंतस्थ आ रहा है। श श श ह आ रहा है, मतलब जो ऊष्म व्यंजन है वो आ रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, सम धन योग संयोग, है ना, अनुस्वार लग गया। सम धन रचना संरचना, सम धन वाद संवाद, सम धन हार संहार। यानी आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि संयोग का संधि विच्छेद करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? योग तो होगा ही, और जो अनुस्वार है उसके जगह पे आपको लिखना है माँ। सम धन योग, सम धन रचना, सम धन वाद, सम धन हार, है ना। जैसे संरक्षण है तो क्या होगा भाई? सम धन रक्षण, है ना। इसलिए आपको दोनों तरीके से पढ़ना है, संधि भी पढ़ना है और संधि विच्छेद भी पढ़ना है, ठीक है। संलग्न का क्या होगा? सम धन लग्न संलग्न। संवत का क्या होगा? सम धन वत संवत। संसार का क्या होगा? सम धन सार संसार, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नियम याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल आसानी से ये सारी चीजें बन जाए, ठीक है। अब देखिए पांचवा नियम क्या कहता है। यदि त और द, है ना, मतलब त हो या द हो, इसके बाद क्या आ जाता है? ल। त के बाद हो या द के बाद हो ल आ जाता है, तो त या द जो है ल में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उत धन लास, त के बाद ला आया, क्या बन गया? उल्लास। उत धन लेख उल्लेख, है ना, तो त हो या द हो, इसके बाद अगर ला आ रहा है तो त जो है वो ल में बदल जाएगा, ठीक है। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन लास। इस नियम को याद रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन लेख उल्लेख, ठीक है। अब छठवां नियम क्या कहता है? देखिए इसमें भी त या द के बाद अगर ज या झ आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? ज या झ आ रहा है, तो त या द जो है ज में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे सत धन जन, त के बाद ज आया, क्या बन गया? सज्जन, ठीक है। उत धन झटिका उच्छटिका, कैसे हुआ ये? नियम के अनुसार, है। त या द जो है किस, अगर इसके बाद ज या झ आ रहा है तो त और या द जो है वो ज में बदल जा रहा है, यानी सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन सज्जन, ठीक है। उज्झटिका का क्या होगा? उत धन झटिका, यानी आपको जहां ज जो है आधा ज टाइप का देखने को मिले और संधि विच्छेद करे तो आपको ताल का दिमाग में कैच करके रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल बन जाएगा सबसे, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए फिर से त या द की ही बात हो रही है। यदि त या द के बाद श हो तो जो त है या द है उसका क्या हो जाता है? च, ठीक है, और श का छ हो जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? त या द तो च में बदल जाएगा और जो श है वो छ में बदल जाएगा। जैसे कि उत धन श्वास तो उच्छ्वास, ठीक है। उत धन शिष्ट तो क्या हो गया? उच्छिष्ट। सत धन शास्त्र तो सच्छास्त्र, यानी त जो है वो च में बदलेगा और श जो है वो छ में बदलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? त या द के बाद अगर श आ रहा है, कौन सा? शक्कर का श, है ना, तो क्या हो रहा है भाई? त जो है वो च में बदल जाएगा और श जो है छ में बदल जाएगा। त च श छ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे ही आठवां नियम देखिए। आठवां नियम क्या कहता है? यदि त या द के बाद, फिर से त या द की ही बात हो रही है और ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए बार बार त या द आएगा आपको, ठीक है। तो त या द के बाद अब क्या आ रहा है? च या छ आ रहा है, तो त या द जो है वो च में बदल जाएगा, ठीक है। पहले भी त च में बदल रहा था, द च में बदल रहा था, अभी भी अगर त या द के बाद च या छ आ रहा है तो जो त है वो किस में बदल रहा है? च में बदल रहा है। जैसे उत धन चारण
क्या हो गया, त च में बदल गया तो उच्चारण। सत धन चरित्र, सच्चरित्र। ठीक है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन चारण। सच्चरित का क्या होगा, सत धन चरित्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर आप जब संधि विच्छेद करेंगे व्यंजन संधि का तो आपको ता ही ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे उत धन चारण, सत धन चरित्र। ठीक है, 9वां नियम क्या कहता है, इसमें भी वही आया फिर से, ता या दा के बाद यदि हा है। ठीक है, हा है तो क्या हो रहा है, ता या दा के बाद यदि हा है तो त द के स्थान पर द और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। ठीक है, त या द के बाद यदि हा आ रहा है तो त या द के स्थान पर दा बन जाएगा, ता का द बन जाएगा या द का द ही रहेगा और हा का धा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे तत् धन हित, तो तत् ता का क्या हो रहा है भाई, दा हो जा रहा है, और ही का हा का क्या हो रहा है, धा हो जा रहा है, तो तद्धित। ठीक है, उत धन हार, ता का दा बन जाएगा और हा का धा बन जाएगा, तो क्या हो गया, उद्धार। उत धन हार उद्धार। अब संधि विच्छेद अगर ऐसे करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे नहीं करेंगे, उद धन धार, ऐसे नहीं होगा, है ना, नियम से चलेंगे। उत धन हार, हा ही धा में बदल रहा है तो धा को वापस हा बनाएंगे और धा को वापस ता बनाएंगे। ठीक है, तत् धन हित तद्धित, उत धन हार उद्धार। ठीक है, तो इस तरह से आपने 9वां नियम भी देख लिया। अब 10वां नियम देखिए, क्या है 10वां नियम, तो जब पहले पद के अंत में स्वर हो, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला पहला पद है उसके अंत का क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और आगे का जो आने वाला पद है जो उसमें मिलेगा वो क्या होगा, छ होगा। तो जो छ है उसके स्थान पर आधा च और छ हो जाएगा। जैसे देखिए अनु धन छेद, अनु में उ की मात्रा आ रही है, ठीक है, और छ, तो क्या हो गया यहाँ पे आधा च और छ, अनुच्छेद, है ना। जैसे परिधन छेद, तो परि में ई की मात्रा आ रही है इसलिए परिच्छेद, है ना। आधन छादन, आच्छादन। तो इस तरह से आपने देखा गेक छ आधा च छ वाला नियम, है ना। तो इस तरह से आपने 10वां नियम भी देख लिया। अब 11वां नियम देखिए। 11वां नियम क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है और दूसरे शब्द के आरंभ में श हो तो स के स्थान पर षटकोण का सा हो जाएगा। जो सरोता का सा है वो बदलकर षटकोण का सा हो जाएगा। जैसे अभी धन शेख, है ना, अभिषेक। क्या हो रहा है, हमको जो अंत में आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, चाहे ई आए, उ आए, ए आए, कोई भी आए, है ना। तो अभी देखो ई की मात्रा आ रही है, इसके बाद सरोता का सा है शेख, है ना, तो ये कैसे बन गया, षटकोण का सा, अभिषेक। जैसे वि धन सम, है ना, विषम। नी धन सिद्ध, निषिद्ध। सु धन सुप्ति, सुषुप्ति। तो ये नियम है, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि संधि विच्छेद में इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, है ना। 12वां नियम क्या कहता है, 12वां नियम कहता है री र श, ठीक है, री र या श के बाद कोई भी स्वर आ जाता है या कोई भी क वर्ग या फिर प वर्ग का वर्ण आ जाता है, अनुस्वार आ जाता है, या फिर या व हा, इनमें से कुछ भी आता है तो अंत में आने वाला ना या ना हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, देखिए मैंने श्री र और श के बारे में बोला, है ना, तो जैसे भर धन अनाया तो भरण हो गया, ठीक है। भूष धन अनाया तो क्या हो गया, भूषण, है ना, अणा हो जाता है। जो लास्ट में आने वाला ये ना है ना, ये किस में बदल जा रहा है, अणा में बदल जा रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जैसे री र श के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है, कोई क वर्ग का या फिर प वर्ग का वर्ण आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, तो हमें क्या करना है, या फिर या व हा आ रहा है, तो हमें जो अंत में आने वाला ना है ना, इसको बदल कर सिर्फ णा कर देना है, ठीक है। भर धन अन भरण, भूष धन अणभूषण, राम धन अयन रामायण, प्रधन मान प्रमाण, है ना। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा, भर धन अन, भू धन मतलब भूष धन अन, है ना। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, राम धन अयन रामायण, ठीक है। प्रमाण का क्या होगा, प्रधन मान प्रमाण। तो न जो है वो अणा में बदल जा रहा है, ये भी नियम आपको याद रखना है। तो एक बार रिपीट कर लेते जल्दी जल्दी से, ठीक है।
देखिए, एक 3 के नियम में क्या हो रहा है, जो कचट तप है उसके बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है, या फिर अंतस्थ आ रहा है, या फिर कोई स्वर आ जा रहा है, तो जो कचट तप है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जा रहा है, इसलिए इसे 1 3 का नियम कहते हैं। जैसे क है तो अपने तीसरे वर्ण में बदल जा रहा है ग में, वैसे ही जो भी कचट तप है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, इसलिए 1 3 का नियम कहते हैं। दूसरा नियम मैंने बताया है 1 5 का नियम। इसमें क्या हो रहा है, जो पहला जो हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन का जो पहले वर्ण है ना कचट तप, ये अपने 5वें वर्ण में बदल जा रहा है। कौन सी कंडीशन में, अगर इनके बाद ना या मा आता है तो ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है, इसलिए इसे 1 5 का नियम कहते हैं। हम इसके बाद देखिए कि म के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है ना। वैसे ही हमने चौथा देखा कि म के बाद अंतस्थ या फिर उसमें व्यंजन का मेल होता है तो क्या हो रहा है, ये जो म है वो अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। वैसे ही त या द के बाद ला आता है तो जो त है या द है वो ल में बदल जाता है ना। वैसे त या द के बाद ज या झ आता है तो त या द जो है ज में बदल जाता है। त या द के बाद अगर श आता है, शक्कर का श आता है, तो जो त या द है वो च और स जो है छ में बदल जाता है, ठीक है। वैसे ही त या द के बाद अगर च या छ आता है तो जो त या द है वो च में बदल जाता है, ठीक है। वैसे ही हमने देखा त या द के बाद अगर ह आता है तो त और द के स्थान पर द हो जाएगा और ह के स्थान पर ध हो जाता है, ठीक है। वैसे ही एक और देखा हमने, जब पहले पद के अंत में स्वर है और आगे वाला जो पद है वो छ होता है तो उसमें क्या हो जाता है भाई, वो जो छ है आधा च और छ में बदल जाता है, ठीक है। वैसे ही हमने देखा कि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर अगर कोई अन्य स्वर आ जाता है ना, और जो दूसरा शब्द आरंभ में स से होता है तो श के स्थान पर षटकोण का सा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक मैंने बताया कि री र और श के बाद अगर कोई स्वर आ जाता है या फिर क वर्ग का या प वर्ग का वर्ण आ जाता है, ठीक है, अनुस्वार आ जाता है या व ह आ जाता है, तो जो अंत का ना है ना, अंत वाले पद का जो ना है वो अणा में बदल जाता है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीजें हैं आपको याद रखनी है। तो ये तो हो गया आज का व्यंजन संधि, ठीक है। तो अब देखिए विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि, है ना। तो विसर्ग संधि मतलब क्या समझते हैं आप, जो ये 2 बिंदु देख रहे हैं ना, इसे ही कहते हैं विसर्ग, है ना। तो विसर्ग के साथ या तो स्वर आए या फिर व्यंजन, है ना। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल है प्रातः काल, जो प्रातः धन काल, प्रातः काल, इसमें विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का जैसे मेल हो रहा है तो उससे ही हमें जो ध्वनि आ रही है ना, विसर्ग की ध्वनि आ रही है ना, ठीक है। मतलब जो ये विकार उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। जैसे एग्जाम्पल से समझिए नियम क्या कहता है। तो पहला नियम तो ये है कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो, ठीक है, और बाद में आ हो, मतलब पहले भी आ हो और बाद में भी आ हो, तो दोनों आ का विकार ओ में बदल जाता है। जैसे मनः धन अविराम, मन विसर्ग क्या है इसमें, ये 2 बिंदी है वो, है ना। उसके पहले आ दिख रहा है हमें, आ की मात्रा है, आ है ना, और उसके बाद भी आ दिख रहा है, तो ये दोनों आ मिलकर क्या हो गया, ओ में बदल गया, ठीक है। अ मिलके किस में बदल गया, ओ में। मनः धन अविराम मनोविराम, यशः धन अभिलाषा यशोभिलाषा, मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अ वाला नियम, है ना। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर बाय मिस्टेक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, और बाद वाला शब्द जो है आ के भिन्न कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, है ना, अतः में आ है और इसके बाद ए आया, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया और क्या बन गया, अतएव, है ना। यश धन इच्छा यश इच्छा, है ना। तो इस तरह से ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। जैसे कि तपह धन वन, व है, य र ल व मैंने बताया, है ना। तो जो अ है वो किस में बदल जा रहा है भाई, जो विसर्ग है वो किस में बदल जा रहा है, ओ में, तपोवन। अधः धन गामी अधोगामी, वया धन वृद्ध वयो वृद्ध, अंततः धन गत्वा अंततो गत्वा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इधर तो सभी में अ है, विसर्ग के पहले अ ही दिख रहा है ना, तप अ, ठीक है, ध
जो भी वया है सब में अ दिख रहा है। इसके बाद जो व आ रहा है, ग जो है तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है ना। जो इस तरह से आप जो नियम है वो अपने दिमाग में सेट करके रखिए, ठीक है। वय धन वृद्ध क्या हो गया, वयोवृद्ध। अंततः धन गत्वा क्या हो गया, अंततो गत्वा, ठीक है। मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये तो ओ में ही ज्यादातर आपको जो विसर्ग है वो ओ में ही बदलते दिखेगा, ठीक है। अगला नियम देखिए चौथा, यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पंचम वर्ण हो, ठीक है। अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाता है, विसर्ग के बाद अ के बाद अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, है ना, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है, या फिर य लवा यह आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे आयु धन वेद, है ना। तो देखिए हमने अ के अलावा दूसरा स्वर आ गया, एक ही मात्रा आ गई, है ना, और वह भी आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया य लवा आ जाए, तो यहाँ पे देखिए आयु के बाद क्या आ रहा है भी, वह आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बदल गया, आयुर्वेद हो गया, र हो जाता है ना विसर्ग का। ज्योति धन में, ज्योतिर्मय, ठीक है, ज्योतिर्मय, क्योंकि ये म जो है वो पंचम वर्ण है ना। अभी हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, कौन से वर्ग का पंचम वर्ण है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चतुर्धन दिशि, चतुर्दिशि। आसी धन वचन, आशीर्वचन, है ना। धनु धन धारी, धनुर्धारी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसे आपको याद करते जाना है, ठीक है। नियम भी याद कीजिए, एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करिए। यदि विसर्ग के बाद च तालव्य श आता है तो विसर्ग श हो जाता है। जैसे पुनः धन च, पुनश्च, ठीक है। च आ रहा है तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जा रहा है, श में, पुनश्च। तपः धन चर्या, तपश्चर्या, ठीक है। तो ये तो हो गया विसर्ग, ठीक है। छठवां नियम क्या कहता है विसर्ग का, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, ठीक है, विसर्ग के पहले अ हो या आ हो और बाद में त या सा हो, तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे नमः धन ते, नमस्ते। मनः धन ताप, मनस्ताप, है ना। मनः धन ताप, मनस्ताप, ठीक है। तो इस तरह से ये छठवां नियम हो गया। सातवां नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई हो या उ हो, है ना, ई हो या उ स्वर हो और उसके बाद क ख प म वर्ण आए, तो विसर्ग जो है मूर्धन्य श हो जाता है, ठीक है। जैसे आविकार तो आविष्कार, चतुपाद, चतुष्पाद, चतुधन पथ, चतुष्पथ, बहिधन कार, बहिष्कार। तो ई आना चाहिए तो उ आना चाहिए, है ना। जैसे चतुः में उ आया, इसलिए उसके बाद जो क ख प म वर्ण आया, पाद आया, है ना, तो चतुष्पाद हो गया। वैसे बहिधन कार, है ना, बहिष्कार हो गया। तो ये नियम ही है, नियम से ही चलता है, ठीक है। तो विसर्ग का कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, एक बार रिपीट करके देख लीजिए। जैसे विसर्ग के पहले आ हो और बाद में आ हो, तो दोनों आ बदल कर किस में बदल जाता है, विकार क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अविराम, मनोविराम, है ना। दूसरा क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद का कोई भी अक्षर हो, है ना, अन्य कोई भी अक्षर हो अ के अतिरिक्त, तो विसर्ग का लोप ही हो जाएगा। जैसे अतः धन एव, अतएव, है ना। वैसे ही जो विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर य ल व हो, तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा। जैसे तपः धनवन, तपोवन, वयः धनवृद्ध, वयोवृद्ध, है ना, ठीक है। वैसे ही आप देखिए चौथा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पंचम वर्ण हो, तो जो य ल व और ह है ना, ये हो, तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर रा हो जाएगा। जैसे आयुधन वेद, आयुर्वेद, चतुर्धन दिशि, चतुर्दिशि, ठीक है। धनु धन धारी, धनुर्धारी। और यदि विसर्ग के बाद च हो तो जो विसर्ग है वो श में बदल जाता है। जैसे तप धनचर्या, तपश्चर्या, ठीक है। वैसे ही यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और बाद में त या फिर दंत मतलब हो, तो जो विसर्ग है वो श में बदल जाता है। जैसे नमः धनते, नमस्ते। मनः धनताप, मनस्ताप, ठीक है। वैसे ही यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में क ख प म आए, तो विसर्ग जो है मूर्धन्य श हो जाता है, ठीक है। जैसे आविष्कार, चतुष्पाद, चतुष्पथ, बहिष्कार, ठीक है। तो ये हो गया विसर्ग संधि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक था।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अगले वीडियो में हम हिंदी के ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक पे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसे लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगी। बिल्कुल ट्रिकी वे में, कॉन्सेप्चुअल होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और साथ में ही हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।